हेलो दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जवाहर नवोदय विद्यालय में 6th क्लास के एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमें पिछली सालों के क्वेश्चंस पेपर मिल जाएं ताकि हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। पेपर के 3 अनुभाग होते हैं। एक होता है मानसिक परीक्षण, दूसरा होता है गणित परीक्षण और तीसरा अनुभाग है ये हिंदी भाषा। अब यहाँ पर अगर किसी ने इंग्लिश ली है तो इंग्लिश भाषा होगी, किसी ने उर्दू ली है तो उर्दू होगी, यानी जो भी भाषा हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसी भाषा का जो तीसरा भाग होगा। तो ये पेपर है 2016 का। 2016 में 100 प्रश्न आते थे, अब ये 80 प्रश्न आते हैं। यहाँ दिया गया है प्रश्न संख्या 51 से प्रश्न संख्या 75 तक। ये जो है वो गलत है, मिसप्रिंट हो गई है। ये प्रश्न आते थे 76 से शुरू होते थे और 100 तक होते थे। अब ये प्रश्न होंगे हमारे 61 से शुरू होंगे, यानी जो भाषा के प्रश्न होंगे वो 61 से लेके 80 तक होंगे, यानी अब टोटल प्रश्न 80 आते हैं। तो हिंदी भाषा या जो भी भाषा हम सेलेक्ट करते हैं उसके 20 प्रश्न होंगे। तो ये होंगे कैसे, इसके लिए निर्देश दिया गया है। इस खंड में 5 अनुच्छेद हैं, यानी 5 अनुच्छेद यानी 5 पैराग्राफ हमारे आएंगे। हर पैराग्राफ से 4-4 प्रश्न होंगे और उनमें ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें एक ही ऑप्शन सही होगा। तो अब चलते हैं अपने अनुच्छेद की तरफ। ये पहला अनुच्छेद है, इसको हम ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसी अनुच्छेद में से हमारे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पढ़ें, ध्यान से पढ़ें इसको। तानसेन को भारत का महानतम संगीतकार कहा जाता है। यह माना जाता है कि उत्तर भारत में उसी ने शास्त्रीय संगीत का परिचय कराया था। तानसेन ने अपने गुरु हरदास स्वामी से संगीत सीखा। यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है कि तानसेन के गुरु कौन है, तो गुरु है हरदास स्वामी। उसे संगीत के प्रति बहुत लगाव था। वो अकबर महान के दरबार में नवरत्नों में से एक था, यानी अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से एक तानसेन भी था। तानसेन अपनी कला में इतना निपुण था कि वो अपने गायन से चमत्कार कर सकता था। कहा जाता है कि वह मेघ मल्हार राग गाकर वर्षा करा सकता था, यानी एक राग था मेघ मल्हार जिसे गाने से वर्षा होने लगती थी, ये उसमें निपुण था। इसी प्रकार दीपक राग गाकर वो दिए जला सकता था। ऐसा कोई नहीं था जो उससे अच्छा प्रदर्शन कर सकता था। अकबर उसकी कला से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे मियाँ की उपाधि दे दी। संगीत की दुनिया को तानसेन का योगदान अमूल्य है। आज भी विश्व के अग्रणी गायकों और संगीतकारों द्वारा उसे पूजा जाता है। तो ये था हमारा अनुच्छेद। अब इससे जुड़े प्रश्न देख लें। ये है हमारा 76वां प्रश्न और अब जो आएंगे उसका क्या होगा, पहला प्रश्न 61वां होगा, यानी 61 से शुरू होंगे। पहले वाक्य में आए महानतम शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले जो वाक्य था तानसेन को भारत का महानतम संगीतकार कहा जाता है, तो इस महानतम का अर्थ क्या है। महानतम मतलब सबसे महान, यानी उस जैसा कोई नहीं, तानसेन से अच्छा कोई नहीं है। यही हमारा आंसर सही हो सकता है। अन्य भी देख ले, अन्य लोग तानसेन से अच्छे हैं। तानसेन सब में सबसे अच्छों में है, तानसेन महान मानव है, ये गलत है। तानसेन से अच्छा कोई नहीं, महानतम यानी सबसे महान। तो इसमें पहला ही ऑप्शन होगा, तानसेन से अच्छा कोई नहीं है, यानी वो सबसे महान है। इसमें एक वाक्य आया था कि उसे संगीत के प्रति बहुत लगाव था, तो इस लगाव का आशय क्या है। तो ये है हमारा बहुत प्यार होना, किसी से लगाव होना का मतलब है बहुत प्यार होना। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, तानसेन के संगीत को श्रेष्ठ कहा जाता है। श्रेष्ठ का मतलब सबसे उच्च श्रेणी का। तो इसमें है उस जैसा शास्त्रीय संगीत कोई नहीं बजा सकता था, वह अपने संगीत से चमत्कार कर सकता था। यानी सबसे उच्च श्रेणी का यही है संगीत कि वो अपने संगीत से चमत्कार कर सकता था। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। उसे मियाँ या नवरत्न की उपाधि देकर सम्राट अकबर प्रदर्शित कर रहा था। उसकी जो है प्रशंसा प्रदर्शित हो रही थी कि वो कितना प्रशंसनीय है, ताकि उन्हें उपाधियों से नवाजा जा रहा है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। किस राग को गाने से तानसेन दिए जला सकता था। तो वो दीपक राग गाकर दिए जला सकता था। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है।
मेघ मल्हार गाकर वो बरसात कर सकता था। दूसरे अनुच्छेद की तरफ देखते हैं। मेरे पिता, मेरी छोटी बहन और मैं एक बड़ी पिकनिक मनाने एक पार्क में गए। पार्क में हमें एक बड़ा सा गुब्बारा दिखाई पड़ा। इसे गर्म हवा का गुब्बारा कहा जाता है। इसमें बहुत सारे रंग थे। इसके नीचे एक बड़ा सा टोकरा लगा था। गर्म हवा के गुब्बारे की लोग सवारी कर सकते हैं। यह आकाश में ऊंचा उठ गया। जब यह ऊंचे आसमान में गया तो मेरी बहन रोमांचित हो गई। मेरी बहन गुब्बारे की सवारी करना चाहती थी। उस बड़े गुब्बारे की सवारी के लिए बहुत छोटी थी। मेरे पिताजी ने उसके खेलने के लिए एक छोटा लाल गुब्बारा उसे खरीद कर दिया। उसे छोटा लाल गुब्बारा पसंद आ गया। ये था हमारा दूसरा अनुच्छेद। अब इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कहानी सुनाने वाले ने बड़ा सा गुब्बारा कहाँ देखा? ये जो पिकनिक मनाने पार्क में गए थे तो वहीं ये गुब्बारा देखा था, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। गुब्बारे के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? एक रंग बिरंगा, एक गर्म हवा का गुब्बारा। तो ये गुब्बारे के लिए उपयुक्त कथन है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। बहन गर्म हवा के गुब्बारे में क्यों नहीं बैठ सकी? क्योंकि उसमें बैठने के लिए बड़े बच्चों की जरूरत थी, और वह बहुत क्या है, छोटी थी, इसलिए नहीं बैठ सकी। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। पिता ने लड़की के लिए एक छोटा लाल गुब्बारा क्यों खरीदा? वह छोटी थी और वह गर्म हवा के भरे हुए गुब्बारे में सवारी नहीं कर सकी थी, तो इसलिए उन्होंने लाल गुब्बारा खरीदा था। देखते हैं, वह गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी नहीं कर सकी थी, इसलिए दिया था गुब्बारा, लाल गुब्बारा खरीद के। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। रोमांचित शब्द का अर्थ है। इसमें एक शब्द आया है रोमांचित। वाक्य यह है, यह गुब्बारा आकाश में ऊंचा उठ गया। जब यह ऊंचे आसमान में गया तो मेरी बहन रोमांचित हो गई। तो रोमांचित का मतलब भयभीत नहीं है, रुचिकर नहीं है, जिज्ञासु नहीं, उत्तेजित है, वह बहुत उत्तेजित हुई। तो रोमांचित शब्द का अर्थ है उत्तेजित। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अनुच्छेद 3 ये है, मोहित को भोजन से बड़ा प्यार था। वह कुछ भी ठूंसकर खा जाता था। जब वो सारे चुपड़े पराठे ढेर सारे मक्खन के साथ मुंह में डालता तो उसकी माँ मुस्कुराती थी। लेकिन मोहित की बहन मीता अधिक नहीं खाती थी। जब उनकी माँ उन्हें फास्ट फूड के रेस्टोरेंट में ले जाती तो मोहित पिज्ज़ा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज की दावत उड़ाता। उसके बाद वो कभी एक आइसक्रीम खाता, कभी 2। किंतु मीता अपने पहले ही बर्गर को कठिनता से निपटा रही होती, क्योंकि वो मीता जो उसकी बहन कम खाती थी। माँ सोचती, गा गलत रहे, माँ सोचती काश मीता भी मोहित की भांति खाती होती। एक दिन मोहित बहुत बीमार पड़ गया। जब डॉक्टर ने मोहित से पूछा कि तुमने क्या खाया, मोहित की माँ ने बड़े गर्व से कहा, मेरा बेटा तो जो भी मैं उसके सामने रखती हूँ उसे खा जाता है। यह सुनकर कि उसने क्या क्या खाया डॉक्टर चकित हो गया। डॉक्टर ने उसका ध्यानपूर्वक परीक्षण किया और कहा, मोहित जो खाता है वो सब ठीक चीज़ें नहीं हैं। उसने मोहित की माँ से कहा, उसे बहुत से ताज़े फल, हरी सब्जियाँ और अनाज दीजिए। कोई कैंडी, टॉफ़ी या चॉकलेट न दें। उसके दांत देखिए, सब में कीड़े लग चुके हैं। इस अनुच्छेद पर आधारित सवाल है, मोहित की माँ उसके बारे में प्रसन्न क्यों थी? मोहित की माँ उसके बारे में प्रसन्न थी क्योंकि वह सब कुछ खा लेता है। मोहित की माँ का कहना मानता है मोहित कुछ भी खा लेता है, यानी वो मना नहीं करता किसी चीज़ खाने से, इसलिए वो प्रसन्न थी। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। मोहित की माँ चाहती थी कि मीता मोहित की भांति खाए, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। डॉक्टर ने मोहित की माँ से कहा कि डॉक्टर ने मोहित की माँ से क्या कहा था, ये हमें बताना है, तो सोच के बताएं। हम 5 सेकंड दे रहे हैं आपको, सोचिए इसमें कौन सा हो सकता है। मीता को अधिक खाना चाहिए, मोहित सारी गलत चीज़ें खा रहा था, मोहित को सिर्फ बर्गर और कैंडी खानी चाहिए, मीता को मोहित जैसा होना चाहिए। अब आपने सोच लिया होगा। तो डॉक्टर ने मोहित की माँ से कहा था कि मोहित सारी गलत चीज़ें खा रहा था, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ध्यान से देखा के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है। तो ये एक वाक्य में आया है कि डॉक्टर ने उसे ध्यान से देखा,
तो डॉक्टर ध्यान से देखने का मतलब क्या हो सकता है, इसमें से देखें, मुंह में डालता, सोचती, चकित हो गया, परीक्षण किया। तो चूंकि डॉक्टर ने उसे ध्यान से देखा है तो इसका अर्थ होगा परीक्षण किया, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। मोहित को क्या खाना चाहिए, निम्न में से चुनिए। इसमें से हमें चुनना है, मोहित जो चीज़ मिलती है उसे सब खा जाता था, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, बर्गर वगैरह। तो उसके दांतों में क्या है, कीड़े लग गए थे, इसलिए डॉक्टर ने सलाह दी थी अनाज और फल ज़्यादा खाना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। भारत एक विशाल देश है जिसमें प्रचुर वन्य जीवन है। यहाँ बाघ, शेर, हाथी, राइनो, सभी प्रकार की मछलियाँ और सुंदर विदेशी पक्षी मिलते हैं। दुख की बात है कि प्रत्येक वर्ष हम अनेक पशुओं को खो रहे हैं। लालची लोग पशुओं को उनकी हड्डियों, खालों और अन्य अंगों के लिए मारते हैं और उन वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचते हैं। अनेक कंपनियां जहरीले रसायनों को उन नदियों में बहने देती हैं जिनमें पशु पानी पीने आते हैं। साथ ही वृक्षों को काटकर हम अन्य क्षेत्रों को घटा रहे हैं जो उनका प्राकृतिक घर होता है। यदि हमने यह नहीं रोका तो हम अपने पृथ्वी ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाएंगे। हमें अपनी मूल्यवान विरासत की रक्षा करने के लिए सभी प्रयत्न करने चाहिए। ये था हमारा चौथा अनुच्छेद। इसमें पहला प्रश्न है, मूल्यवान विरासत किसे कहा गया है? तो मूल्यवान विरासत जो हमारे संपूर्ण वन्य जीवन है उनको कहा गया है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अनुच्छेद में पशुओं को खोने के कारण दिए गए हैं, वो कितने कारण हैं उनको हमें गिन के निकालना है। एक है शिकार करना, दूसरा है कंपनियों द्वारा जहरीले रसायनों को नदियों में बहने देना, और तीसरा है वनों को ख़त्म करना यानी पेड़ों को काटना। तो देखें इसमें कितने कारण हो गए, 3 कारण हो गए। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। लेखक आग्रह कर रहा है, इसमें आग्रह कर रहा है किसके लिए? वृक्षों को काटने के लिए नहीं कर रहा है, पशुओं मारने के लिए नहीं कर रहा है, पशुओं को व्यापार के लिए नहीं कर रहा है। उसका जो आग्रह है वो है कि वन्य जीवन की रक्षा के लिए वनों को काटने से रोकना है और ये 3 जो कारण थे उनको ख़त्म करना है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग तब होता है जब हम बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग तब होता है जब हम बात करते हैं। तो कब होता है? सोचें, हमारे पर्यावरण की बात करते हैं, मौसम की, किसी वैज्ञानिक विधि की, जलवायु की। तो इसमें सही उत्तर है वो यह है कि हमारे पर्यावरण की बात जब चलती है तब हम पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एक ऑप्शन इसका सही है। यदि हमने यह नहीं रोका, तो यहाँ पर यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? तो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें वाक्य है, वृक्षों को काटकर हम वन क्षेत्र को घटा रहे हैं जिससे उनका जो है प्राकृतिक घर होता है जानवरों का। अब उसके बाद ये जो वाक्य आया है, यदि हमने यह नहीं रोका, तो फिर जाहिर है हम वृक्षों काटने से रोक रहे हैं। तो यहाँ यह शब्द का प्रयोग वृक्षों को काटने से के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। यह है 5वां अनुच्छेद। चींटियाँ दुनिया की कुछ सबसे प्रबल कीटों में गिनी जाती हैं। उन्हें कभी न थकने वाली, सहयोगी और स्वामी भक्त मजदूर माना जाता है। भारत के कुछ भागों में यह विश्वास है कि अगर कोई चींटियों को कुछ खिलाता है तो संपन्न हो जाता है। कुछ लोग प्रातःकाल चींटियों की बस्तियों के निकट शक्कर रख देते हैं जिसे दान का ऐसा कार्य माना जाता है जिससे उनका दिन सौभाग्यशाली बना रहे। अमेरिका के आदिवासी विश्वास करते हैं कि मनुष्यों ने चींटियों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सर्दियों में खाने के लिए गर्मियों में भोजन संग्रह कर लेना उनसे सीखा। चींटियों ने हमें सिखाया कि कैसे गर्मियों में ठंडे रहें और सर्दियों में गर्म। हमने चाहे सीखा हो या नहीं, चींटियों ने हमें शांति और सहयोग का पाठ पढ़ाया है। अब इससे संबंधित प्रश्न है, चींटियां दुनिया की कीट मानी जाती हैं, तो इनमें खाली जगह में भरना है। इसमें क्या शब्द आना चाहिए? तो ये हमने सबसे पहले वाक्य में ही पढ़ा है कि प्रबल कीटों में गिनी जाती हैं। तो इसमें पहले ऑप्शन में है प्रबल, तो
पहला ही ऑप्शन सही है। चींटियों को खिलाने वाले लोग होते हैं, तो सोचें बच्चों कि वो जो चींटियों को खिलाते हैं वो क्या हो सकते हैं? सहयोगी, धनी, ईमानदार, दानी। तो हमने इसमें पढ़ा था कि ये एक दान की श्रेणी में आता है, तो वो लोग क्या कहलाएंगे? दानी कहलाएंगे। तो पहला ही ऑप्शन सही है। दान एक कार्य है जिसमें निहित है, तो इसमें दान में क्या निहित है? मांगना, लेना, पूछना, देना। सोचें साथी कि दान किस शब्द से बना होगा, इसमें क्या निहित होगा? तो दान सो देने से संबंधित लग रहा है कि जो देता है वही दानी कहलाता है, और जो चीज़ दी जा रही है वो दान कहला रहा है। तो इसमें दान जो है वो निहित है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। यह है 99वां सवाल। अमेरिकी मूल निवासियों के अनुसार चींटियों ने मनुष्य को सिखाया। तो क्या सिखाया है? जाड़ों में खाना कैसे इकट्ठा करें, ये भी सिखाया। गर्मियों में ठंडे कैसे बने रहें, ये भी सिखाया। शत्रुओं से कैसे लड़ें, अच्छा भाग्य कैसे बनाएं, ये तो नहीं है। ये दो, तीसरा चौथा नहीं है। अब इन दो में देखते हैं जो उपयुक्त कौन सा होगा। तो ये पहला जो ऑप्शन है, जाड़ों में खाना इकट्ठा कैसे करें, ये सही नहीं है, क्योंकि खाना इकट्ठा जो होगा वो गर्मियों में किया जाएगा जाड़ों के लिए। तो ये दूसरा ऑप्शन है, वो गर्मियों में ठंडे कैसे बने रहे, यही सही है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये 100वां प्रश्न और इसका लास्ट प्रश्न है। पहले 100 प्रश्न आते थे, इसलिए 100वां प्रश्न है लास्ट। अब इसमें इस बार जो है 80 प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए इसमें लास्ट क्वेश्चन होगा 80वां। तो देखते हैं इस प्रश्न पत्र का। ये 2016 का प्रश्न पत्र है। संपन्न शब्द का अर्थ क्या होगा? तो संपन्न का अर्थ हम देखते हैं इसमें, राजभक्त, सहयोगी, निर्धन, धनी। तो संपन्न का सही अर्थ क्या है? सोचें। तो संपन्न का सही अर्थ है हमारा धनी। इसमें शब्द आया है कि चींटियों खिलाने से संपन्न हो जाता है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। तो जो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, और जो 6 क्लास के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रवेश परीक्षा की, उसके लिए शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसितां हमारा।